मैं बता दूं कि जो तो कंप्यूटर हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, एडल्सन, बेल्स्की एंड लैंडिस, इन दोनों ने इस थ्योरी को बनाया था। और इस थ्योरी की वजह से, जैसे अपने जो भी साइंटिस्ट अपना थ्योरी डेवलप करता है तो उस थ्योरी को अपना नाम दे देता है। तो ये एबीएल एक्चुअल में इनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एबीएल ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, इतने सारे ट्री बनाने की क्या जरूरत थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है सामने आए धीरे धीरे, जब हमने बाइनरी सर्च और बाइनरी ट्री देखा था। बाइनरी ट्री में देखा कि हमने डेटा जो है अनसॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, ना कोई ग्रेटर देन होता है ना कोई लेस देन होता है, और उसमें सर्चिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। किसी पर्टिकुलर अगर नोट को हम जब सर्च करते हैं तो हर एक नोट को विजिट करना पड़ता है बाइनरी में। फिर वही बाइनरी सर्च ट्री में आए तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या देखा कि हम हमारा टाइम तो सेव हो जाता है कि अगर हमारा नोट जो है लेफ्ट राइट के कंपैरिजन में मालूम होता है कि वो ग्रेटर देन है तो वो राइट साइड में मिल जाएगा, अगर वो लेस देन आ रहा है तो वो हमको लेफ्ट में मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रूल को फॉलो करते हुए हमने सारे नोट को चेक करते हुए चलते थे, और काफी ज्यादा नोट्स जो है यहाँ से डिस्कार्ड हो जाते थे। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पे स्पेस काफी जाता है। तो इस स्पेस को बचाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे बैलेंस्ड टाइप का एक कॉन्सेप्ट ले आए कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो अपने आप में बैलेंसिंग हो। तो एडीएल वही काम करता है, ये बाइनरी सर्च ट्री ही है बट सेल्फ बैलेंसिंग है। इसमें फैक्टर जो है हर एक नोट में लगाया जाता है और वो फैक्टर कहलाता है बैलेंस फैक्टर। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि बैलेंस फैक्टर क्या है इसके लिए, कि हर एक नोट जो है मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो चाइल्ड नोट होंगे वो चाइल्ड नोट के भी आगे के नोट्स जो होंगे उनका फैक्टर जो है 1 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए। ये कैसे देखते हैं, ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, एबीएल ट्री का है, और दूसरी तरफ एक और स्ट्रक्चर है जो बाइनरी सर्च ट्री ही है बट वो एबीएल नहीं है। दोनों सेम है, बाइनरी सर्च ट्री है। कैसे है, सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री का क्या फॉर्मूला था कि लेफ्ट जो है रूट से लेस देन है और राइट जो है ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर देखिए एबीएल साइड में, एबीएल में 12 जो है रूट है और 8 जो है इसका चाइल्ड नोट है, लेफ्ट में है। और हमारा जो रूल है बाइनरी सर्च ट्री का वो कहता है कि लेफ्ट जो है 12 से लेस देन होना चाहिए, बिल्कुल है। ग्रेटर देन वाली जो वैल्यूज है वो 18 है। इसी तरीके से सारे नोट में भी यहाँ अप्लाई हुआ है। तो ये बैलेंस ट्री भी है। कैसे है वो भी बताऊंगी, इससे पहले ये भी देख लीजिए। 8 जो है आपका रूट है, 4 जो है लेस देन है और ये लेफ्ट में है, 15 8 से ग्रेटर देन है और ये राइट में है। ये भी आपका बाइनरी सर्च ट्री है बट ये एबीएल नहीं है। क्या रीजन है कि ये एबीएल नहीं है, यहाँ देखिए बैलेंस फैक्टर कहता है कि जो लेफ्ट, शुरू करें आगे का। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उनके बैलेंस फैक्टर के बारे में। तो एक्चुअल में बैलेंस फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, बैलेंस फैक्टर जब हम लेफ्ट और राइट दोनों के हाइट को माइनस करेंगे तब हमें इसका बैलेंस फैक्टर मिलेगा। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर के लिए हम कैसे, सबसे पहले तो एग्जांपल ले रही हूँ। दोनों ही बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री का क्या फॉर्मूला होता है आपको बार बार बता चुकी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैलेंस फैक्टर कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं, तभी हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो बैलेंस फैक्टर के लिए सबसे पहले इनकी हाइट मालूम होनी चाहिए। तो हर एक लेफ्ट और राइट पार्ट की अपनी हाइट होती है। तो इस तरफ 12 का जो ये लेफ्ट पार्ट है इसकी हाइट कितनी होगी, शुरू से देखें तो बॉटम से ये इसकी हाइट है 0 और यहाँ से इसकी हाइट है 1 और इसकी हाइट है 2, बढ़ती हुई जाएगी और इसकी हाइट है 3। क्लियर?
अब यहाँ से देखिए, यहाँ का हाइट है 0, 1 एंड 2। 12 के लेफ्ट सब ट्री की टोटल हाइट है 3 और राइट सब ट्रीज की टोटल हाइट है 2। बात यही खत्म नहीं होती है। अभी क्या काम करना है, अभी हमें हर एक नोड का लेफ्ट और राइट का जो हाइट है उसे यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हर एक लेवल की ये 1 है तो इसकी सबकी 1 होगी इस तरफ से, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है, 5 का एक चाइल्ड नोड है 0 लेवल पे 4, दूसरा कोई भी नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, माइनस करके बताइए। 5 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? ये लेफ्ट नोड है, राइट नोड है, लेफ्ट नोड की हाइट 0 है, राइट की कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? पर तो 5 की हाइट है जो आगे यूज होगी यहाँ के लिए। अब 8 का देखो, 8 का लेफ्ट 5, राइट 11, इसकी हाइट क्या है 5 की 1, 11 की 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ 0, बैलेंस फैक्टर है, रेड मार्क किया हुआ है। और ऊपर चलो 12, 12 का लेफ्ट 8, राइट 18, इसका बैलेंस फैक्टर 2 और 12 का राइट वाले पार्ट का बैलेंस फैक्टर 1 क्या है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। ऐसे ही यहाँ का देखिए 18 का, 18 है 1, 17 0, राइट पार्ट कुछ भी नहीं है, कितना हुआ इसका बैलेंस फैक्टर 18 के नीचे 17 का 0 और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0, 17 का भी 0, इसके लेफ्ट नोट ना राइट नोट कुछ भी नहीं है, सॉरी 11 का क्या होगा, हाँ 0 होगा। ठीक है, एक बार और बता दूं, देखो ये भी ट्री है, ठीक है, ये बॉटम से हम शुरू करेंगे, इसको नंबरिंग देना, शुरुआत करेंगे 0 से, बॉटम साइड से, लेफ्ट वाला पार्ट लिया है 12 का, 0 then 1 then 2 और 3, टोटल हाइट कितनी है लेफ्ट सब ट्रीज की 3 और 12 की कितनी है 2 1 0, यहाँ से शुरू करेंगे वो भी बॉटम से। यहाँ तक बात समझ आई? अब क्या करना है, इसकी जितने जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड नोड के जो हाइट है ना उसे माइनस करेंगे। तो 5 की लेफ्ट चाइल्ड नोड कौन है 4 और इसकी हाइट क्या थी 0, राइट में तो कुछ भी नहीं है तो 0 में से कुछ भी नहीं माइनस करने पे 0 ही आएगा ना। ठीक, तो 5 की हाइट हो गई, सॉरी 5 का बैलेंस फैक्टर हो गया 0। ये जो रेड मार्क है ये बैलेंस फैक्टर का है और जो ब्लैक लिखा हुआ है ये हाइट है। अब यहाँ पे जैसे जैसे और ऊपर आए 8 में, तो 8 के लिए चाइल्ड नोड कौन है 5 और 11, 5 का जो हाइट है वो क्या है 1 है और 11 का हाइट भी 1 है, तो यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, बैलेंस फैक्टर। क्लियर? ऐसे ही और ऊपर चले 12 की तरफ, 12 का लेफ्ट नोड कौन है 8, इसका हाइट कौन है 2 और राइट में कौन है 18, इसका हाइट क्या है 1, 2 माइनस 1 कितना आया 1, 12 का बैलेंस फैक्टर क्या हुआ 1। अब इस तरफ आइए राइट साइड में,
18 का देखिए, 18 का लेफ्ट कौन है? 17, और 17 का जो हाइट है वो क्या है? 0। राइट में कौन है? कोई भी नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 हुआ। 17 का ना लेफ्ट है ना राइट है, इसलिए ये 0। 11 का भी ना लेफ्ट है ना राइट है, ये भी 0। अब हुआ क्लियर? अभी हम यहाँ पर भी चेक करेंगे फिर से। ये रियल ट्री है और ये रियल ट्री क्यों नहीं है? ये जो डायग्राम है ये रियल ट्री का नहीं है, क्यों? 18 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 0, 1, 2, ये हाइट लिख रही हूँ अभी ब्लैक पेन से। 3 एंड 4। राइट सब ट्रीज की टोटल हाइट कितनी हो रही है? 4। 8 की कितनी हो रही है? यहाँ से देखेंगे तो 0 और ये 1। ठीक है, अब मैं रेड मार्क से यूज करूंगी इसका बैलेंस फैक्टर निकालने का। नीचे से शुरू करें। 8 का लेफ्ट सब ट्री कौन है? 5। राइट में कोई भी नहीं, ये लेफ्ट था ना, ये है 0, राइट में कोई भी नहीं, 0 माइनस नल 0, और ऊपर चले 7। 7 का कौन है लेफ्ट? 8, जिसका हाइट क्या है? 1, और राइट में कोई भी नहीं, तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या हुआ? 1। यहाँ पे देखिए 1, 1 का भी कोई चाइल्ड नोट नहीं है, तो ये हो गया 0। क्यों? क्योंकि जब इसका चाइल्ड नोट ही नहीं है तो इसकी हाइट को क्या माइनस करेंगे? अब 4 को देखिए, 4 में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 1, एक चाइल्ड नोट है लेफ्ट जिसका हाइट है 2, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है? 7, जिसका हाइट क्या है? इसका हाइट भी 2 होगा ना, ये 0 बन गया। अब आइए 8 की तरफ। 8 की तरफ आए। 8 का 4 लेफ्ट चाइल्ड नोट है जिसका हाइट 3 है और राइट 0 है, 3 माइनस 0। अब यहाँ पे देखिए 15 में, 15 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, ये 0। अब समझ आ रहा है यहाँ क्यों ये एवियल ट्री नहीं कहा गया? इस रीजन की वजह से नहीं कहा गया। एवियल ट्री कहता है कि हर एक नोड जो है या तो 0 बैलेंस फैक्टर लो, या फिर 1 फैक्टर लो, या फिर -1 लो, बस इससे कहीं ज्यादा कोई भी बैलेंस फैक्टर ना हो। क्लियर है? आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें एवियल ट्री में, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आ सकता है एवियल ट्री क्या है, और इसमें जो रोटेशन है वो इम्पोर्टेंट है। रोटेशन कैसे होता है यहाँ पे और क्यों जरूरी है रोटेशन। अब यहाँ देखिए, ये नॉट बैलेंस्ड है, तो ये नॉट एवियल है, ये एवियल नहीं है, और ये एवियल है क्योंकि सब जगह से बैलेंस है, इसके फैक्टर बैलेंस किए हुए हैं। और भी जो चीजें लिखी गई है वो क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। AVL tree defined as a self-balancing binary search tree where the difference between heights of left and right subtrees for any node cannot be more than 1. 0, 1 या -1 हो सकती है, बट 1 से ज्यादा नहीं। The absolute difference between the heights of the left and right subtrees for any node is known as the balance factor. The balance factor for all nodes must be less than or equal to 1.
एवरी AVL ट्री इज ऑल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री। और बाइनरी सर्च ट्री का कंडीशन आपको याद रखना है कि लेफ्ट सब ट्रीज वैल्यूज जो है रूट से स्मॉल होती है और राइट सब ट्रीज ग्रेटर देन होती है रूट से। बट एवरी BST इज नॉट AVL ट्री। अभी अभी हमने देखा कि ये जो AVL था, ये जो बाइनरी है, ये बाइनरी है, बाइनरी सर्च ट्री है। इसे हम बाइनरी भी कह सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री भी कह सकते हैं, बट AVL नहीं कह सकते। रीजन क्या है आपने अभी देखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ऑपरेशन पे आ जाए, और भी टॉपिक्स है इसमें। ठीक, चलो पहला है सर्चिंग। जैसे कि हमने सारे ट्रीज में सर्चिंग का काम किया है जिस तरीके से, वही टाइप का सर्चिंग भी यहाँ पे होता है। और सर्चिंग काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे जो सर्चिंग का तरीका था वो ठीक वैसा ही है जैसे हमने बाइनरी सर्च में किया था कि लेफ्ट वाले पार्ट में अगर कोई वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं तो वो लेस देन होनी चाहिए रूट के कंपैरिजन में, तभी वो लेफ्ट पार्ट में मिलेगी। और अगर वो रूट से ग्रेटर देन आ रही है तो वो राइट साइड में मिलेगी। तो ये सर्चिंग का तरीका जो है वो सेम वैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ मेजर डिफरेंस आता है उसकी इंसर्शन और डिलीशन में। क्योंकि जब भी हम कोई नया नोड इंसर्ट करते हैं तो इसका बैलेंस फैक्टर को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। तो हर बार इंसर्ट करते समय इसके बैलेंस फैक्टर को बार बार इसे चेक किया जाता है और उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही डिलीशन के समय भी है, जब कोई नोट यहाँ से डिलीट होगा तो वापस से इसका बैलेंस फैक्टर को मैनेज किया जाएगा। तो ये यहाँ पे काम करने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। Insertion, it does rotation along with normal BST insertion to make sure that the balance factor of the impacted nodes is less than or equal to 1 after insertion. डिलीशन की बात करें तो डिलीशन में भी सेम वही चीज होती है, यहाँ पर भी रोटेशन किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रोटेशन जो हम बात कर रहे हैं, बार बार रोटेशन की जरूरत है इसी वजह से होती है, ताकि हम इसके बैलेंस फैक्टर को मैनेज कर पाए, बैलेंस कर पाए। तो रोटेशन के 4 तरीके होते हैं। और ये चारों ही कंडीशन बेस्ड है, मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से यहाँ रोटेशन करने पड़ते हैं। पहला है लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट। यहाँ पे एक पिक्चर ले रखा है, लेकिन हम इसे करके भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। लेफ्ट रोटेशन कब काम करता है, कब काम करेगा लेफ्ट रोटेशन? देखिए हर एक नोट का जो है लेफ्ट पार्ट और ये राइट होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि लेफ्ट कब करेगा राइट कब करेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लेफ्ट करने का कहा है कि ए को नीचे लेकर आए ताकि बैलेंस फैक्टर हो। अभी क्या है इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी इसका बैलेंस फैक्टर क्या है ए का? यहाँ पर ए का बैलेंस फैक्टर बताइए। हाइट है तो हाइट 9 है, फैक्टर क्या है? इसकी नोट ही नहीं है ना? तो बैलेंस फैक्टर में अब क्या करना है कि हम इस तरीके से लेकर आए कि ये हाइट बैलेंस्ड हो जाए इस चीज।
और यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए लेफ्ट जो है इसको ए को है नीचे लेकर आना है। तो नीचे जो है नीचे का डायरेक्शन है, क्योंकि इसका सबका आपको याद रखना पड़ेगा लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन में मूव कैसे होना है। हर एक नोट का लेफ्ट है, इसे जब हम लेकर आएंगे इस डायरेक्शन में, ये कहलाता है लेफ्ट। और जब ऐसा डायरेक्शन होगा तो ये सर्कल में कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरह से डायग्राम में ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट हम अगर यहाँ से देखें तो ऐसा होगा, ठीक है। और राइट जो इसका अपोजिट होगा, ये इस तरीके से आएगा यहाँ से। हालांकि राइट होना नहीं है इसमें, इसमें होना है केवल लेफ्ट। तो लेफ्ट में जब हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ, ये मैंने ग्रुप लिया है ए का और इसके नोट को मैंने किया ग्रुप, ठीक। और मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ डायरेक्ट रोटेशन लेफ्ट का। ये हो गया आपका लेफ्ट रोटेट और डायरेक्ट इस तरीके से अरेंज कर दिया, आ गया लेफ्ट में, ठीक। राइट रोटेशन में क्या करना है, ये राइट जो है इस तरफ आएगा, यहाँ लेफ्ट है और ये राइट है। इस तरफ वाला पार्ट लेफ्ट और ये राइट। तो आपको ये डायरेक्शन भी याद रखने डायग्राम के जब आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जब हम लेफ्ट करेंगे तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, सारे नोट्स उसके राइट साइड में हो, तब आप लेफ्ट बनाएंगे। और राइट रोटेशन में लेफ्ट तरफ नोट्स रखने हैं ताकि हम ए को नीचे लेकर आए, यानी राइट रोटेट करें, ठीक है। इस तरीके से होगा राइट रोटेट यहाँ से। तो ये ए नीचे आना चाहिए, ए इसका ग्रुप किया और मैंने इसे किया राइट रोटेट, ये ऐसे बन गया। क्लियर। लेफ्ट राइट में देखिए, सबसे पहले लेफ्ट राइट में कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। लेफ्ट राइट में जो लेफ्ट है वो लेफ्ट पहले होगा, देन उसके बाद राइट होगा। तो लेफ्ट में एक्चुअल क्या होता है, नीचे से शुरू होता है, बॉटम वाला जो है वो लेफ्ट होगा। और जब ये वो लेफ्ट होगा तो ये क्या होगा, एक सीरीज में आ जाएगा। ये जो लेफ्ट होगा वो एक सीरीज में आ जाएगा इस तरीके से। इसे इनको पूरा करना है ना, तो ये जो है इसे हमने किया ग्रुप। और मैंने लगाया इसमें पहले लेफ्ट, ये सीट में आ चुका है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। और अब ये सी आएगा राइट साइड में, ये इस तरीके से राइट साइड। लेफ्ट देन रोटेशन करने के बाद फिर राइट रोटेशन देना है ऊपर की तरफ, और रोटेशन नीचे से शुरू करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसका दो पार्ट देखो, पहले लेफ्ट और राइट। तो राइट वाला रोटेट होगा, तो राइट वाला रोटेट कैसे होगा, और जैसे ही राइट लिया ये इस सीट में आ गए, उसके बाद फिर इसका लेफ्ट लेना है।
अभी इस पे तो मैंने बना दिया, तो इसमें तो इजी लग रहा है, लेकिन आप कर पाओगे इसे? डायग्राम याद कर पाओगे किस डायग्राम के साथ कैसे बनाना है? लेफ्ट के लिए क्या डायग्राम बनाना है? लेफ्ट के लिए आपको राइट अनबैलेंस्ड ट्री बनाना है, ठीक है। उसके बाद राइट रोटेशन के लिए लेफ्ट अनबैलेंस्ड ट्री बनाना है। लेफ्ट राइट रोटेशन में आपको कॉम्बिनेशन लेना है। लेफ्ट रोटेशन लो जी, इसका मतलब वो राइट में होना चाहिए, तभी तो इसे लेफ्ट रोटेट करोगे। और ऊपर राइट रोटेट कर रहे हो मतलब ऊपर वाला जो है नोट है वो लेफ्ट में होगा, इस तरीके से। और राइट लेफ्ट में क्या चल रहा है? नीचे से देखिए, नीचे वाला साइड पे, तो ये लेफ्ट तरफ होगा और ऊपर जो है राइट तरफ होगा। कुछ भी करके एबीसी डायरेक्शन में बनाना है, ऐसा कर, क्या कह रहे? कुछ भी करके एबीसी डायरेक्शन में बनाना है ऐसा, कुछ भी करके नहीं, रोटेशन करके। रोटेशन क्लियर हुआ या नहीं? नाम से तो है, डायग्राम कैसे बनाओगे? रोटेशन में लेफ्ट रोटेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब सारे के सारे जो नोट्स है वो हमको राइट में दिखेंगे, तो हमको एक बार में लेफ्ट लगाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ज्यादा ज्यादा नोट्स लेके नहीं बताया, क्योंकि और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था फिर। एक बार और बनाओ, ठीक बता रही हूँ। यहाँ एजेस नहीं बना रही हूँ, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। लेफ्ट रोटेशन के लिए, लेफ्ट रोटेशन के लिए आपको सारा मतलब ये 3 नोट ले लेना है। 3 नोट जो है राइट साइड में रखने हैं। 3 नोट आपको राइट साइड में रखने हैं, ये सभी राइट डायरेक्शन में है। और जो लेफ्ट नोट का आप रोटेशन करोगे, लेफ्ट रोटेशन करोगे, वो क्या करोगे, ए को इस तरीके से लेके आना है बैलेंस, क्योंकि इसको पलटने का तो कोई फायदा नहीं है, ये लेफ्ट में चला जाएगा तो भी अनबैलेंस है नीचे से, तो ये ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट, तो इसे हम लेकर आएंगे लेफ्ट में। तो ये बनेगा लेफ्ट का, ये लेफ्ट डायरेक्शन है ना, लेफ्ट का डायरेक्शन ऐसे बनेगा। क्लियर? अब क्लियर है? और अगर मैं कहूं कि ये सभी राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो मुझे इसे कहाँ लेके आना है, इस तरफ में। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, राइट। याद रखने के लिए आप पार्टीशन भी कर सकते हो बीच बीच में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे नोट का ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, हर एक नोट का लेफ्ट राइट, बस वही याद रखना है। ऊपर से ही मूवमेंट होगी लेफ्ट और राइट रोटेशन में, हाँ। लेकिन जब डबल रोटेशन की बात आएगी, तो डबल रोटेशन कब होगा? डबल रोटेशन होगा जैसे कि इस तरीके से है। ये कौन सा है? अब ये दिमाग लगा के बताओ कैसा है बना हुआ है ये, इस टाइप से। इसे सीध में करेंगे, फिर इसको
मूव करेंगे, कौन सा मूव करेंगे? ऊपर से, ये देखो यहाँ लेकर आना पड़ेगा इसे, और इसको यहाँ, डायरेक्शन कैसे याद रहेगा इसका? इसे यहाँ लेके आना है और ये ऐसे पलट के जाएगा। जब पलटेंगे तो ये सीट में चला जाएगा इस तरीके से सी। ये ऊपर वाला कौन सा है? लेफ्ट, और ये राइट। राइट लेफ्ट रोटेशन, याद रहेगा? ये वाला डायग्राम बना है, राइट लेफ्ट रोटेशन, यही डायग्राम बना है ना? ठीक है, राइट लेफ्ट, सबसे पहले नीचे से करेंगे राइट देन लेफ्ट। क्लियर? अब एक और कुछ चेंज करूं, इसे लेके आए यहाँ पे और ये बना ऐसे। अब बताओ अब क्या मूव करना है? इसे करना है राइट, ऊपर वाले को रिवाइज कर लेना एक बार और। इसे करेंगे राइट यहाँ, और ये जाएगा इस तरफ ताकि ये एक सीट में आ जाए। नीचे वाला राइट, सॉरी लेफ्ट, और ये राइट। कौन सा रोटेशन है ये? सही है, क्लियर है? अब लेफ्ट राइट है, हाँ लेफ्ट राइट है इस तरीके का। कहाँ है लेफ्ट राइट का? ये रहेगा याद? इसमें न्यूमेरिकल नहीं आना है अभी, यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिटिव में आते हैं। इसमें कॉम्पिटिटिव में आपको इंसर्शन डिलीशन पे आते हैं और ये पूछा जाता है कि कितने रोटेशन लगेंगे इसमें, और लास्ट रोटेशन क्या था, राइट था लेफ्ट था, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो बड़ा ट्रिकी आता है वो क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या प्रैक्टिस नहीं हो पाती है उन क्वेश्चंस की। फिलहाल आपको उतना नहीं सोचना है, आपको अभी यूनिवर्सिटी का देखना है। इसके एडवांटेजेस क्या है अगर पूछे जाए तो लिख देना, अगर लॉन्ग आंसर आए तो भी लिख देना। फास्ट लुक अप है, क्योंकि काफी क्रिस्टल क्लियर जो है इसका डायग्राम होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है इफिशियंट वे मिलता है सर्च ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जैसा बाइनरी सर्च ट्री में था। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है अगर हम सर्च इंसर्ट डिलीट तो तीनों ऑपरेशन की बात करें तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आता है कि बार बार इसमें, क्योंकि नोट जब भी हम बदलते हैं तो इसके नोट्स को साथ साथ में हम बैलेंस करते हुए चलते हैं, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस जो है हमेशा कंसिस्टेंट बनी रहती है। सेल्फ बैलेंसिंग इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये तो याद रखना ही है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग है, और ये बैलेंस स्ट्रक्चर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप नोट वगैरह इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक बैलेंस होते जाएंगे अपने आप को, ये सेल्फ बैलेंस करता हुआ चलता है। और एक और बात बताऊं, ये एटीएल जो है आपके लार्ज डेटा स्ट्रक्चर में यूज होता है, जहाँ पर हमें हर एक डेटा को बैलेंस करके रखना होता है ताकि जब भी हम उसको फेच करें तो वो जल्दी से मिले और किसी भी तरह से हमारा सिस्टम जो है स्टक ना हो। widely used है, well established data structure used in various application, but disadvantages क्या है? बाइनरी सर्च ट्री के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड की जरूरत पड़ेगी बैलेंसिंग के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरहेड जो है इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर बार हमको रोटेशन करना पड़ता है, एक नोट आया फिर रोटेशन, फिर डिलीशन भी कर रहे हैं तो भी रोटेशन, और इसी वजह से रोटेशन के
जो टास्क है उसे करने के लिए हमें मेमोरी ज़्यादा लगती है। ये 3-4 है, इसके एडवांटेजेस को कम कर देते हैं डिसएडवांटेजेस। बाकी काफी अच्छा है एवीएल3, बट रोटेशन ज्यादा होने की वजह से बार बार इसमें हमें कभी मेमोरी इंक्रीज करने की जरूरत पड़ती है, कभी ओवरहेड हो जाता है सिस्टम में, और कभी तो बहुत ज्यादा अगर लार्ज डेटा सेट आ जाए तो समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स कोड की जरूरत पड़ेगी।